हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीते लम्हे में एक और मज़ेदार कहानी के साथ। आज हम जिस तरह आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये आज़ादी हमें पहले नहीं थी। हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था और हम सब ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए हज़ारों लाखों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और हंसते हंसते मौत को गले लगाकर शहीद हो गए। उन्होंने अपना सब कुछ देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया, तब जाकर हमें आज़ादी प्राप्त हुई। दोस्तों, आज हम आपके लिए जिस महान हस्ती की कहानी लेकर आए हैं, वो कहानी एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी की है जिसने देश की आज़ादी के लिए 23 साल की छोटी सी उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया। दोस्तों, इस महान क्रांतिकारी को हम शहीद आज़म भगत सिंह के नाम से जानते हैं। भगत सिंह भारत के ऐसे युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश के हर युवा के दिल में गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का जुनून भर दिया। वे देशभक्ति और कुर्बानी की मिसाल थे। उनकी शहादत ने आज़ादी की क्रांति में एक नई जान फूंक दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस महान क्रांतिकारी की कहानी, जिनके बलिदान की वजह से हम आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं। शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। वो सिख परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता का नाम सरदार किसान सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता और उनके चाचा सरदार अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ होने की वजह से जेल में थे। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी दिन भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी को जेल से रिहा किया गया, जिससे भगत सिंह का घर खुशियों से भर गया और भगत सिंह की दादी ने उनका नाम बागोवाला रख दिया, जो बाद में भगत सिंह हो गया। भगत सिंह का संबंध देशभक्त परिवार से था। वे शूरवीरों की कहानियां सुनकर बड़े हुए। भगत सिंह बचपन से ही आक्रामक स्वभाव के थे। भगत सिंह बचपन से ही हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। एक बार जब भगत सिंह अपने पिता के मित्र से मिले तो वे भगत सिंह से इतने प्रभावित हुए, वो भगत सिंह के पिता से बोले कि ये बालक संसार में नाम रोशन करेगा। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। भगत सिंह बचपन से ही बुद्धिमान थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वीवी तक की शिक्षा डीएवी स्कूल से पास की। इसके बाद उन्होंने लोहार के नेशनल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में उनका संपर्क लाला लाजपत राय और अम्बा प्रसाद जैसे क्रांतिकारियों से हुआ। उनके घरवाले भगत सिंह की शादी करना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह ने शादी के प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि यदि मैं आज़ादी से पहले शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी। इसके बाद उनके माता पिता ने उन पर शादी का दबाव नहीं डाला। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन अंग्रेज अफसर जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवाकर हजारों लोगों की हत्या करवा दी गई। इस घटना का भगत सिंह के बलमन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और भगत सिंह के मन में देशभक्ति की ज्वाला उठी और उनके मन में अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ विद्रोह ने जन्म ले लिया। इसके बाद भगत सिंह पर देश की आज़ादी का जुनून इस कदर सवार हो गया कि उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना भरपूर योगदान दिया। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे, लेकिन बाद में चोरी चोरा कांड में क्रांतिकारियों द्वारा पुलिस चौकी में आग लगा देने की वजह से और अन्य हिंसात्मक गतिविधियों की वजह से गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। क्योंकि गांधी जी शांति से आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे, लेकिन इस आंदोलन को वापस लेने की वजह से भगत सिंह काफ़ी दुखी हो गए और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। भगत सिंह जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उनकी मुलाकात सुखदेव भक्तिचरण समेत अन्य कई लोगों से हुई और फिर सुखदेव से उनकी गहरी दोस्ती हो गई। उस समय आज़ादी की लड़ाई अपनी चरम सीमा पर थी। यह वह दौर था जब अंग्रेज शासकों का भारतीयों के खिलाफ जुल्म बढ़ता ही जा रहा था और यही वह समय था जब हर कोई गुलाम भारत को अंग्रेजों की बेड़ियों से आज़ाद करना चाहता था। ये सब देखकर भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और खुद को स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह समर्पित कर लिया।
देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह देश के सभी युवाओं को जागरूक करना चाहते थे। आज़ादी की लड़ाई के लिए युवाओं के दिलों में जोश भरना चाहते थे, लेकिन हर युवा तक संदेश पहुंचने के लिए उन्हें किसी माध्यम की जरूरत थी। इसके लिए भगत सिंह ने लोहार में कीर्ति किसान पार्टी ज्वाइन कर ली और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए किसान कीर्ति पार्टी द्वारा प्रकाशित मैगजीन के लिए काम करने लगे। शुरुआत में भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रामक लेख लिखे और पंपलेट छपवाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटे, जिससे वे अंग्रेज सरकार की नज़रों में भी चढ़ जाए। कीर्ति मैगजीन के माध्यम से भगत सिंह अपना संदेश देश के युवाओं तक पहुंचाने लगे। भगत सिंह ने उर्दू, हिंदी, पंजाबी और संस्कृत भाषाओं पर बहुत अच्छी पकड़ थी। भगत सिंह एक बहुत अच्छे लेखक थे और मैगजीन के अलावा वे पंजाबी व उर्दू पेपर के लिए भी लेख लिखा करते थे। भारत को आज़ादी दिलवाने के इरादे से सरदार भगत सिंह ने 1925 में नौजवान भारतीय पार्टी का गठन किया। उस समय देश में हिंसात्मक घटनाएं जन्म ले रही थी और अंग्रेजों का अत्याचार भारतीयों के खिलाफ बढ़ता जा रहा था। उसी दौरान काकोरी कांड में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी एसोसिएशन के राम प्रसाद बिस्मिल समेत 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 क्रांतिकारियों को जेल की सजा सुना दी गई। इस घटना के बाद भगत सिंह इतने ज़्यादा बेचैन हो गए कि उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर दोनों पार्टियों को एक करने की योजना बनाई। इसके बाद दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें भगत सिंह के नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन दोनों पार्टियां एक हो गई और पार्टियों का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। 30 अक्टूबर 1928 में अंग्रेज सरकार द्वारा साइमन कमीशन के भारत आने पर इसके विरोध में देश में कई जगह प्रदर्शन हुआ। इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले भारतीय पर अंग्रेज सरकार ने लाठीचार्ज करवा दी। इस लाठीचार्ज की घटना में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद भगत सिंह का अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि भगत सिंह लाला लाजपत राय से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसके बाद भगत सिंह ने महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने का फैसला ठान लिया। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का फैसला ठान लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज अफसर जेपी सार्ड को मारने की योजना बनाई, मगर उनकी ये कोशिश सही तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। दरअसल हुआ ये कि भगत सिंह और उनके साथियों ने भूल से सार्ड की जगह पुलिस अधिकारी स्कॉट को मार दिया, जिससे अंग्रेज सरकार भगत सिंह के पीछे पड़ गई और उसने भगत सिंह को पकड़ने के लिए जंगा जाल बिछा दिया। अंग्रेज़ों के बिछाए जाल से बचने के लिए वे लाहौर से निकल गए और वहां से निकलने के लिए उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी कटवाने पड़ी, जो भगत सिंह के धर्म और अस्मिता के खिलाफ था, लेकिन उनका मकसद सिर्फ देश को आज़ाद करवाना था। अंग्रेज सरकार के जुल्म बढ़ते ही जा रहे थे और वे मजदूरों पर भी बहुत जुल्म कर रहे थे। भगत सिंह मजदूरों और आम जनता पर हो रहे अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ थे। अंग्रेज मजदूरों के शोषण के लिए नए नए कानून बना रहे थे। वहीं भगत सिंह चाहते थे कि किसी के भी द्वारा मजदूरों का शोषण ना किया जाए। मजदूरों का शोषण करने वाले चाहे भारतीय ही क्यों ना हो। भगत सिंह चाहते थे कि अंग्रेज सरकार को पता चले कि भारत की जनता के दिल में अंग्रेज़ों के बढ़ते अत्याचार और उनकी नीतियों के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है। अंग्रेज सरकार को ये बात समझाने के लिए कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा। भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेज़ बहरे हो गए हैं और उनके कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा। लेकिन भगत सिंह इस काम को बिना किसी खून खराबे के करना चाहते थे। इसी काम के लिए उनकी पार्टी ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का प्लान बनाया। इस दौरान चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सब मिल चुके थे। हालांकि शुरुआत में भगत सिंह के असेंबली पर हमला करने के बाद विचार से उनकी पार्टी के अन्य कई लोग सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में सबकी सहमति से अपने साथी बटुकेश्वर के साथ मिलकर 1929 में अंग्रेज सरकार की केंद्रीय असेंबली हॉल बम फेंका। ये बम खाली जगह पर फेंका गया था जहां कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। बम फेंकते ही तेज धमाके के साथ पूरा हॉल धुएं से भर गया। वहीं अपने फैसले के मुताबिक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी जगह से भागे नहीं, बल्कि वहीं पर खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इस घटना के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
जिसमें राजगुरु, सुखदेव और जतिन दास शामिल थे। भगत सिंह अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ थे और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने से भी वो कभी पीछे नहीं हटे। यही वजह थी जब वे जेल की सज़ा काट रहे थे तो उन्होंने जेल में अंग्रेजी कैदियों और भारतीय कैदियों के साथ होने वाले भेदभाव और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और कैदियों को उचित सुविधा देने की मांग की। इसके लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में 64 दिनों की भूख हड़ताल कर दी। इस भूख हड़ताल की वजह से उनके एक साथी जतिन नाथ ने अपने प्राण त्याग दिए, जिससे आम लोगों में क्रूर अंग्रेज सरकार के खिलाफ और ज़्यादा रोष भर गया। इसके अलावा उन्हें और उनके साथियों को जेल में रहते हुए कई यातनाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाले भगत सिंह के फौलादी इरादों के सामने क्रूर अंग्रेज सरकार कुछ नहीं कर सकी। देश की आज़ादी के लिए इस युवा क्रांतिकारी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। इस दौरान भगत सिंह के फौलादी इरादे और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। वे गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे, जिसमें वे अंग्रेज सरकार की आंखों में खटकने लगे और इसी वजह से उन्हें अपने देश प्रेम की कीमत भी चुकानी पड़ी। उन्होंने करीब 2 साल जेल में बिताए। असेंबली की इस घटना के बाद राजनीतिक क्षेत्र में भगत सिंह को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन भगत सिंह एक देशभक्त की तरह अपने देश को आज़ाद करवाने की लड़ाई लड़ते रहे। इसके बाद केस की सुनवाई हुई, जिसमें भगत सिंह ने अपने केस की सुनवाई खुद ही की थी और बटुकेश्वर दत्त का केस अफसर अली ने लड़ा था। पूरी कानूनी कार्रवाई बहुत धीमी गति से हो रही थी, जिसे देखते हुए 1 मई 1930 को वारासाई लॉर्ड इरविन के निर्देश पर 3 जजों का एक खास ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया। इस ट्रिब्यूनल को बिना दोषी की आपत्ति के आगे बढ़ने का अधिकार था। इस ट्रिब्यूनल ने 7 अक्टूबर 1930 को अपना 300 पेज का फैसला सौंपा, जिसमें अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दोषी पाया गया और इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाने के लिए 24 मार्च 1931 का दिन तय किया गया। उस समय भगत सिंह की रिहाई के लिए पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे, जिससे अंग्रेज सरकार को डर था कि कहीं इन क्रांतिकारियों की फांसी से कोई बवाल ना हो जाए और फैसला बदलने पड़े। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया, जिसके बाद तीनों क्रांतिकारियों ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आज़ादी का गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब हम आज़ाद होंगे, ये अपनी ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर तीनों का एक एक करके वज़न किया गया, जिसमें सबका वज़न बढ़ गया था, क्योंकि वो अपने आखिरी दिनों में काफ़ी खुश थे, क्योंकि वे अपने देश के लिए कुर्बान होने जा रहे थे। लेकिन जब उन्हें फांसी देने का ऐलान किया गया तो अन्य के कैदी रो रहे थे। फांसी देने से पहले भगत सिंह और उनके साथियों को आखिरी स्नान कराकर काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए। इन क्रांतिकारियों की फांसी से बगावत का डर था। इसी डर की वजह से 24 मार्च से पहले 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर लोहार जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह इन तीनों क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। इन तीनों को फांसी देने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा तीनों शहीदों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए चुपचाप सतलुज नदी के किनारे ले जाया गया और फिर तीनों क्रांतिकारियों के शवों को नदी के किनारे जलाया जाने लगा, जिसके बाद वहां गाँव वालों की काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसे देखकर अंग्रेज जलते हुए शवों को नदी में फेंककर भाग खड़े हुए। जिसके बाद गांव के लोगों ने ही विधावती तरीके से तीनों शहीदों का अंतिम संस्कार किया और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इस तरह देश के युवा क्रांतिकारी भगत सिंह ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। भगत सिंह की शहादत से देश की क्रांतिकारी की लड़ाई में एक नई सुनामी आ गई और देश के युवाओं ने और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। इन शहीदों की कुर्बानी से ही आज हम आज़ाद हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।